नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। गोरखपुर हॉस्पिटल विवाद में बीजेपी एमपी कमलेश पासवान समेत 56 पर एफआईआर। जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, हॉस्पिटल को लेकर चल रहे विवाद के बीच गोरखपुर की कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया है। इसमें एक पक्ष ने बीजेपी सांसद कमलेश पासवान समेत 6 नामजद और 50 अज्ञात पर मामला दर्ज करवाया है। दूसरे पक्ष ने हॉस्पिटल संस्थापक विजय पांडे समेत 8 नामजद और 40 अन्य के खिलाफ केस किया है। इसमें लूट, बलवा, मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर पंजीकृत हुआ है। जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर सांसद और संस्थापक में विवाद है। इस मामले में विवाद बढ़ता देख गोरखपुर पुलिस सतर्कता बरत रही है। सांसद कमलेश पासवान ने दूसरे पक्ष पर अभद्रता का आरोप लगाया है। बता दें, पासवान यूपी के बांसगांव लोकसभा सीट से सांसद हैं। गौरतलब है कि सांसद कमलेश द्वारा अपशब्द बोलने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी थी। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर साझेदारों में विवाद चल रहा है। इस मामले में ASP SSP के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कैंट पुलिस मामले की जांच कर रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का लक्ष्य 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से करना है बेदखल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी का आह्वान अपील जारी करते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आह्वान किया है कि वे राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकारों की अक्षम्य गलतियों और जन विरोधी नीतियों का जनधन के बीच जाकर पर्दाफाश करें। इसके साथ ही पीड़ित, दुखी और असहाय लोगों की यथासंभव मदद भी करें। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान लुट रहा है, मजदूर भूखों से मर रहा है, बेरोजगारी सूरसा की तरह आकर बढ़ाती जा रही है, नौकरी के नाम पर युवकों को धोखा दिया जा रहा है, छात्र वर्ग कुंठित हैं, बुनकर, दस्ताकर और छोटा मझोला बड़ा उद्यमी किसानों की तरह आत्महत्या करने को विवश है, देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। बीजेपी ने जनता का भरोसा तोड़ने का काम किया है। कोरोना महामारी से पूरा देश भयांक्रांत है। लॉकडाउन ने सामाजिक आर्थिक सभी गतिविधियां ठप्प कर दी हैं। लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जनहित का कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। जनता अपने साथ हुए विश्वासघात को भूल नहीं सकती है। इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कुशासन का पर्याय बन गई बीजेपी सरकार को 2022 के चुनावों में सत्ता से बेदखल करना है। समाजवादी पार्टी, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी और सभी किस्म की विषमताओं के विरुद्ध संघर्षरत रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश को आर्थिक अराजकता, मंदी, अपराध और लोकतंत्र के अवमूल्यन की दिशा में ढकेला है। साजिश और अफवाह यही बीजेपी के हथियार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एकाधिकारी प्रवृत्ति की आशंका प्रबल होती दिखती है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज के दिन ही देश में लोकतंत्र को तानाशाही का शिकार बनाया गया था। जब उसके विरोध में जनता उठी तो दूसरी आजादी की रक्षा हो सकी। आज फिर वैसी संक्रमणकालीन स्थिति बन रही है। किसान के विरुद्ध गहरी साजिश के तहत कारपोरेट पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। सांप्रदायिकता और जातियों के बीच नफरत लोकतंत्र को कमजोर करती है। अखिलेश यादव ने आह्वान किया कि आज हमें यह देखना होगा कि नौजवानों और किसानों के साथ अन्याय ना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का हनन ना हो, देश में डर और आतंक का माहौल पैदा करने वालों को सफल ना होने दें। लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना के हिस्से हैं। समाजवादी पार्टी इनके लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही अखिलेश ने आज के दिन उन लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को नमन किया जिन्होंने आपातकाल में यंत्रणाएं सहकर भी तानाशाही को उखाड़ फेंका था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा कार्यकर्ताओं ने भैंसा बुग्गी लेकर कमिश्नरी से कलेक्ट्रेट तक किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध। जी हां दोस्तों,
देश में बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी से लेकर कलेक्ट्रेट तक भैंसा बुग्गी से सवार होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधी नारे भी लगाए। SC/ST प्रकोष्ठ के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विपिन मनोटिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केंद्र और प्रदेश में व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर दाम कम नहीं हुए तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर दीपक सूद, अमित प्रधान आदि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग तेज, राजस्थान से ऐसा सियासी कनेक्शन। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी का जयपुर से राजनीतिक नाता। 2013 में राहुल गांधी जयपुर में उपाध्यक्ष बने। राहुल की रिलॉन्चिंग जनवरी में जयपुर से हुई। ठीक 7 साल पहले जनवरी 2013 में राजस्थान से राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हुई थी। उस समय जयपुर की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया था। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन अब 1 साल के बाद दोबारा से राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग राजस्थान से ही लगातार उठाई जा रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की लॉबिंग राजस्थान के पार्टी नेताओं द्वारा की जा रही है। पहले मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की मांग उठाई। गहलोत की इस मांग का यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने समर्थन किया है। वहीं अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का आरोप, सेना की वीरता का इस्तेमाल बिहार चुनाव के लिए कर रहे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गलवान घाटी संघर्ष में भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार के प्रमुख दल ने कहा कि 15 जून को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शामिल एक विशेष सैन्य रेजिमेंट का उल्लेख कर मोदी जातीय और क्षेत्रीय कार्ड खेल रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में गलवान घाटी संघर्ष में बिहार रेजिमेंट की वीरता पर मोदी के बयान का जिक्र करते हुए यह बात कही। मराठी दैनिक ने पूछा, देश जब सीमा पर संकट का सामना कर रहा था तो क्या महार, मराठा, राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा रेजिमेंट सीमाओं पर बेकार बैठकर तंबाकू चबा रहे थे? उसने कहा, कल पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में महाराष्ट्र का CRPF जवान सुनील काले शहीद हो गया। आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय सेना में जाति और क्षेत्र को महत्ता दी गई। संपादकीय में भाजपा के पूर्व सहयोगी ने इस तरह की राजनीति का विरोध किया। संपादकीय में कहा गया, इस तरह की राजनीति एक बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से अधिक घातक है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहां सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, 12 अगस्त तक नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले हर रोज तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला लिया है कि 12 अगस्त तक कोई भी रेगुलर ट्रेनें नहीं चलेंगी। आज गुरुवार को भारतीय रेलवे ने इसका ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया है। मिलेगा 100% रिफंड। भारतीय रेलवे ने जारी किया एक सर्कुलर में कहा कि 12 अगस्त तक सभी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें बंद रहेंगी। साथ ही जिन लोगों ने 12 अगस्त तक की बुकिंग ले रखी है उन्हें पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। रेलवे ने कहा है कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेनों के शेड्यूल भी रद्द रहेंगे, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने कहा है कि स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। बता दें कि इस समय देश भर में लगातार लगभग 230 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, तेल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन, बैलगाड़ी ने ऑडी कार को खींचा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में तेल की कीमतों ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और यह पहली बार हुआ है कि जब डीजल ने पेट्रोल के दामों को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली में अब डीजल प्रति लीटर 80 रुपए को पार कर गया है। ऐसे में लोगों का सड़क पर उतरना लाजमी है। लोग अपने अंदाज में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि से आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा
ज़्यादा परेशान तो वह हैं जिन्होंने डीजल गाड़ियां खरीदी हैं, क्योंकि पहले से ही डीजल गाड़ियां पेट्रोल के मुकाबले महंगी मिलती हैं। लेकिन अब जब डीजल ही पेट्रोल से महंगा हो गया है तो कार मालिक भी बेहद परेशान हैं। इसी का एक नज़ारा दिल्ली के मोती नगर इलाके में देखने को मिला, जब गुरुवार दोपहर मोती नगर इलाके में कुछ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लग्जरी ऑडी कार को बैलगाड़ी से खींचा गया। इस अनोखे प्रदर्शन देखने के लिए वहां भीड़ जुट गई, जिसकी वजह से काफी लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। दरअसल स्थानीय आरडब्ल्यू के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल ने अपनी ऑडी गाड़ी को बैलगाड़ी के पीछे बांधकर बैलगाड़ी पर सवार हो गए और फिर बैलगाड़ी से ही ऑडी कार को खींचकर सड़क पर ले गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेसी महिला नेताओं ने केंद्र सरकार को भेजी चूड़ियां, कहा न इनसे देश संभलता है और न ही देश की सीमाएं। जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में यमुनानगर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री निर्मल चौहान महिलाओं के साथ चूड़ियां लेकर सचिवालय पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि आज कच्चे तेल के दाम पानी की बोतल से भी कम हैं, लेकिन पिछले 18 दिनों से सरकार में बैठे लोग लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार तुरंत बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कम से कम 25 रुपए की कटौती करे। इस अवसर पर चीन का जिक्र भी किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, न देश संभल रहा है न सीमाएं, इसलिए सरकार चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाए। अगर अभी भी सरकार होश में नहीं आई तो देश 70 साल पीछे वहीं जाकर खड़ा हो जाएगा जहां 1947 में था। प्रदर्शन के दौरान पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस नेता निर्मला चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने 30 साल भीख मांगकर खाई है। आज उन्होंने पूरे देश को भीख मांगने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने शुरू किया अपना चैनल। जी हां दोस्तों, चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वे ट्वीट करके पीएम मोदी को इस तनाव के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से वह जल्द ही लोगों से सीधे जुड़ना शुरू कर देंगे। टेलीग्राम चैनल संदेश भेजने वाला एक ऐप है, जहां सिर्फ एडमिन ही संदेश भेज और देख सकता है। यह चैनल सार्वजनिक संदेश को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सूत्रों ने बताया कि श्री राहुल गांधी संसद सदस्य का आधिकारिक चैनल जल्द ही सत्यापित हो जाएगा। उनके टेलीग्राम चैनल से अभी तक करीब 3500 सदस्य जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जनता तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंचाने का तरीका अपना रहे हैं, जबकि वह सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक का उपयोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करने के लिए करते रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी का आह्वान, अपील की जारी। कहा भाजपा सरकारों की अक्षम्य गलतियों का करे पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी का आह्वान, अपील जारी करते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारों की अक्षम्य गलतियों तथा जन विरोधी नीतियों का जनधन के बीच जाकर पर्दाफाश करें और पीड़ित, दुखी तथा असहाय लोगों की यथासंभव मदद करें। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने जनता का भरोसा तोड़ने का काम किया है। कोरोना महामारी से पूरा देश भयांक्रांत है। लॉकडाउन ने सामाजिक आर्थिक सभी गतिविधियां ठप कर दी हैं। लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जनहित का कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। जनता अपने साथ हुए विश्वासघात को भूल नहीं सकती है। इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कुशासन का पर्याय बन गई भाजपा सरकार को सन 2022 के चुनावों में सत्ता से बेदखल करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में राजद की सरकार बनी तो जनता के साथ आर्थिक न्याय होगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का नारा दिया और राज्य में उसे लागू भी किया। मैं वचन देता हूं, मेरी सरकार बनी तो बिहार की जनता के साथ आर्थिक न्याय करूंगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और नए कल कारखाने खुलेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुरुवार को पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक में बोल रहे थे। अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने की। तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी अब समय की
मांग है। आज सरकार आरक्षण को खत्म करने पर तुली है, लेकिन सरकार की मंशा राजद कभी पूरी नहीं होने देगा। हमने संविधान की 9वीं अनुसूची में इसके प्रावधानों को शामिल करने की मांग की है। उससे कोई सरकार आरक्षण की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, राजद नेता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर बिठाने का लिया संकल्प, कही ये बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को राजधानी पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था और अगर मेरी सरकार बनी तो मैं बिहार की जनता के साथ आर्थिक न्याय करूंगा। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनिल कुमार साधु उर्फ साधु पासवान ने कहा कि तमाम दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने ठानी है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पर बैठाने का काम करने का संकल्प लेते हैं। उधर बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साथ ही कहा कि मैं इस बात का वचन देता हूं, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, कल कारखाने खुलेंगे, नए नए उद्योग धंधे लगेंगे। मेरी सरकार अगर बनती है तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी करूंगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।